हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस बुक की मैंने 6 यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी है और इस बुक की भी मैंने 2 यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी है। देखिए, तीनों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये तीनों बुक आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एंशिएंट हिस्ट्री की है जो रामशरण शर्मा की लिखी हुई है, ये आपकी मॉडर्न की है जो विपिन चंद्र की लिखी हुई है, और ये आपकी मैनुअल की है जो सतीश चंद्र की लिखी हुई है। इसकी 6 यूनिट्स मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। इसकी 2 यूनिट्स मैंने कंप्लीट करा दी हैं। 2 यूनिट्स मैंने इसके 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए। आज मैं इसका 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको और इसका 1st चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं आपको। इस एक वीडियो में मैं दोनों ही लेक्चर नहीं कंप्लीट करने वाली हूँ, लेकिन आज मैं ये दोनों आपके जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करा दूँगी, एक एंशिएंट के और एक मैनुअल के। मैनुअल का 3rd चैप्टर होगा और एंशिएंट मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्राचीन भारत जो है उसके इतिहास के बारे में इस बुक में लिखा है। तो प्रारंभिक भारत का परिचय, इस पुस्तक का क्या नाम है? प्रारंभिक भारत का परिचय, जो रामशरण शर्मा की बुक है। इस बुक को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इस बुक को कम टाइम में कैसे रिवीजन करके जल्दी से जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं और अपना जो 28 मई को हमारे एग्जाम्स है प्रीलिम्स की, उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इसकी पूरी रिवीजन करवा दूँ। ये तीनों बुक मैं आपकी कंप्लीट करवा दूँ। ये तीनों बुक कंप्लीट करवाने के बाद मैं लक्ष्मीकांत का रिवीजन करवाऊंगी और आज़ादी के बाद का भारत जो विपिन चंद्र की, उसका रिवीजन मैं करवाऊंगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट क्या है। तो इसकी फर्स्ट यूनिट का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, अनेकता में एकता, वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। देखिए, वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मैं थोड़ा इसको बारे में बस आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व है कि हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, इंदुस नदी का क्या इसमें रिलेशन है, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। अब यहाँ पे देखते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब और कहाँ और कैसे किया। ये बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधन जुटाए। यानी प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में ऐसे बहुत से संसाधनों की खोज की हम लोगों ने जो हमारे जीविका के साधन बने। आगे देखते हैं, कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब वह लिखना ना जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं उन सबका विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है क्योंकि भारत अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास क्यों रोचक है? क्योंकि हम लोग अनेकता में एकता कहते हैं ना, कि हम लोग अनेक होते हुए भी एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा, यानी बहुत सी प्रजातियां यहाँ पे आई हैं और रही, उन्होंने निवास किया और यहाँ पे अपने रंग रूप और अपना जिसे कह सकते हैं तौर तरीकों को यहाँ पे कुछ यहाँ से सीखा और कुछ अपने देश से जो वो लेके आए उनको यहाँ पे लोगों को सिखाया। तो अगर बात करते हैं प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्प कला, वस्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया। अब आगे देखते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृति मूलक संस्कृति के अंग हैं, तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। अगर देखिए आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भाषा क्या है भारतीय की, तो वो आपकी संस्कृत है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत, वेदों में भी संस्कृत की बहुत वैल्यू देखी गई है, लेकिन संस्कृत किस लिपि से निकली है और अशोक किस लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता था, उसके अभिलेख किस लिपि में थे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि जिनका काल 1500 से 500 ईसा बीच रहा। किसका काल? 1500 से 500 द्रविड़। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि द्रविड़ मुंडा संस्कृति के उत्तर यानी कि वैदिक ग्रंथों में जो पाए जाते हैं उसमें क्या बताया गया है कि इनका काल आपका 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है।
इस प्रकार पाली और संस्कृति के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के घोतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहां प्राक आर्य जातियां बसी हुई हैं, अपना योगदान किया है। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो गंगा के मैदानों में सबसे पहली चीज किसी भी सभ्यता का अगर विकास होता है तो उसकी भाषा का विकास होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संस्कृत और पाली के बहुत से शब्द गंगा के मैदानों में विकसित हुए, यानी गंगा के जो भी क्षेत्र रहे वहाँ पे जिन भी वंशों ने शासन किया उनसे इन शब्दों की उत्पत्ति हुई। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हो, यानी कि शब्दों से और ध्यान से, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर की जा सकती है। आगे देखते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है, यानी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म रहे हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सनातन धर्म हो। यहाँ पे बहुत से धर्म पहले से एक साथ विविध धर्मों में यहाँ पे संस्कृति हमें देखने को मिलती है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रभाव प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चले हों, पर सारे देश में सभी एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। अब आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत के लोग, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है आपके लिए, प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया। इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली हुई इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपने राज्य फैलाने वाले राजाओं को व्यापक रूप से यशोगान किया गया। ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदृढ़ दक्षिण चंद को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4थी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। अगर आपसे मैं एक प्रश्न करूं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। यही इसी पैराग्राफ में उसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं भारतवर्ष कहाँ से नाम आया, तो भरत वंशों के नाम पे भारतवर्ष का नाम पड़ा और यहाँ के लोगों को भरत संतति कहा गया। ठीक है, तो अब हम चक्रवर्ती की बात करते हैं। तो जो चक्रवर्ती यानी कि पूरे साम्राज्य का जो मालिक हो, तो ऐसे 2 ही नाम सामने आते हैं, एक अशोक और एक समुद्रगुप्त। अब आगे देखते हैं कि भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडीज नाम दे दिया। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया। कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। हिंदुस्तान शब्द पहल 3री सदी में ईरान के शासकों के अभिलेखों में मिलता है। यानी हिंद शब्द जो है ये ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। अब आगे देखते हैं कि देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती रही। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में लिखे गए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4वीं सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। तो ये चैप्टर आपका मैंने कंप्लीट करा दिया, ये यूनिट कंप्लीट आपकी हो गई है। इसमें देखिए अगर मैं बात करूँ तो 33 यूनिट्स हैं, इसमें 33 यूनिट्स हैं, तो 33 यूनिट्स में आपकी एक यूनिट तो आज कंप्लीट हो गई। इस यूनिट में हमने क्या समझा, तो अगर इसका मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस करूँ तो हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति कैसे अनेकताओं में एकता में रही, यानी इसमें बहुत से संप्रदायों ने निवास किया और अपनी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी छाप छोड़ी। और साथ ही साथ अगर हम देख सकते हैं कि कैसे भाषाओं का विकास हुआ, भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा, और सिंधु और इंडीज यहाँ पे जो नाम हमें देखने को मिल रहा है, इंडिया ये जो यूनानियों से आया है, अगर हम देख सकते हैं कि ईरान के अभिलेखों में हिंद नाम में भी मिला है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है कि हम प्राचीन समय से ही विश्व से जुड़े हुए हैं। तो आपके इस बुक का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।